अस्सलामुअलैकुम। हम लोग स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 2 अल्ट्रासाउंड फिजिक्स। तो इसमें हम इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, वेवलेंथ, स्पीड, पावर, इंटेंसिटी, एक्विस्टिक वेरिएबल्स। तो ये सारे जो टॉपिक हैं और इनको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे और इनका इंसाइट देखेंगे कि ये साउंड वेव्स में हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं या फिर हम इनको किस पर्पस के लिए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। तो हमारा यहाँ पे जो फोकस है अल्ट्रासाउंड फिजिक्स में वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर है। अब जो अल्ट्रासाउंड साउंड है उसको हम लोग सुन नहीं सकते। अगर हम सुन सकते हो तो फिर हम अपनी जो सुनने की सेंस है उससे साउंड के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं। तो इंसान अल्ट्रासाउंड को खुद बजाते डिटेक्ट नहीं कर सकता, ना ही उनकी करेक्टरिस्टिक्स को बता सकता है। तो साउंड वेव्स, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन्स को देख नहीं सकते, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को एक्सेप्ट करते हैं उसके इफेक्ट की वजह से जो वो दूसरी चीज़ों में पैदा करता है। फैन है, आपको पता ऑफ है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अगर वो फैन चल रहा है तो श्योरली उसमें इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये उसका एक इफेक्ट है। अगर आप लाइट की बात करें तो लाइट कब, लैंप कब ऑन होता है? इलेक्ट्रिक करंट होगा तो ऑन होता है। तो इट मीन्स के इलेक्ट्रिक करंट जब डिफरेंट अप्लाइंसेस से या फिर मैटर से जब पास होता है तो वो वहाँ पे अपने इफेक्ट छोड़ता है जो हमारी सेंस को नज़र आते हैं, तो हम देख के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह जो अल्ट्रासाउंड है वो हमें नज़र नहीं आती इलेक्ट्रॉन्स की तरह, लेकिन हमें तो इनको इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं फिर उसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी हमें जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। उसके लिए हमें इनके कोई इफेक्ट चाहिए। तो अब अल्ट्रासाउंड हमें नज़र नहीं आती, सुनाई नहीं देती, तो इस वजह से हम तो इनके इफ़ेक्ट्स को देखने से रहे या इन्वेस्टिगेट करने से रहे, लेकिन फिर हम अदर वेज यूज़ करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम अल्ट्रासाउंड को मैटर से पास करवाते हैं। जब अल्ट्रासाउंड मैटर से पास होती है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जब मैटर से पास होती है तो ये वहाँ पे मैटर में कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करती है। तो मैटर की करेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं या मैटर की जो करेक्टरिस्टिक्स चेंज शो करती है साउंड की वजह से, हम उसे देख सकते हैं, उसे सेंस कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं। तो लिहाजा मैटर की वो करेक्टरिस्टिक्स जो अल्ट्रासाउंड के पास होने की वजह से चेंज होती हैं और उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्विस्टिक वेरिएबल्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एक्विस्टिक वेरिएबल्स। तो अल्ट्रासाउंड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्विस्टिक वेरिएबल्स को मेजर करके डिटेक्ट की जाती हैं, इन्वेस्टिगेट की जाती हैं या फिर उनको स्टडी किया जाता है। तो लिहाजा एक्विस्टिक वेरिएबल्स की हमें डेफिनेशन क्या मिली कि ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम मेजर कर सकें, और ये तब शो होते हैं जब मींस के चेंज होते हैं, तो चेंज को ही हम मेजर करते हैं। अल्ट्रासाउंड जब मैटर से पास होती है तो वो वहाँ पे उन मैटर की करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस प्रोड्यूस करती है। उन चेंजेस को मेजर करके अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो लिहाजा उनको क्या बोलते हैं? एक्विस्टिक वेरिएबल्स बोलते हैं। इसी तरह एक्विस्टिक्स साउंड वेव्स की ही या फिजिक्स की एक ब्रांच है, आप ऐसे कह लें, जिसमें हम साउंड वेव को स्टडी करते हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। एक्विस्टिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम साउंड वेव्स को स्टडी करते हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हमारे पास जो एक्विस्टिक वेरिएबल्स हैं वो है प्रेशर, डेंसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको हम पार्टिकल मोशन बोल सकते हैं, और टेम्परेचर जो है। तो जब साउंड वेव पास होती है तो वो मैटर में प्रेशर चेंज प्रोड्यूस करती है, उसकी डेंसिटी में चेंज प्रोड्यूस करती है, मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन में ले जाती है, डिस्प्लेसमेंट करवाती है और टेम्परेचर चेंज करती है। तो अब इन चेंजेस को हम मेजर करते हैं, तो इन्हीं से हम जो साउंड वेव है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इनको एक्विस्टिक वेरिएबल्स को भी डिफाइन करेंगे और इनको देखते हैं बाद में, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे जो हमें साउंड वेव की इन्वेस्टिगेट करनी है। तो साउंड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको स्टडी करने के लिए हम
साउंड वेव्स की या अल्ट्रासाउंड वेव्स की ये वाली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से हम लोग एक्विस्टिक वेरिएबल्स की हेल्प से ये सारी मेजर करते हैं हम। तो हम अल्ट्रासाउंड के की स्टडी के लिए उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को मेजर करते हैं, उनकी वेवलेंथ को मेजर करते हैं, उनकी स्पीड को मेजर करते हैं, पावर को देखते हैं, इंटेंसिटी को देखते हैं। तो ये मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम साउंड वेव्स की स्टडी करते हैं, और इन्हीं की बेस पे आगे फर्दर एप्लीकेशन होती हैं, हम इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी बनती है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस पे बनती है। तो अब इन करेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे देखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, और फिर एंड पे हम एक्विस्टिक वेरिएबल्स जो हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही हैं, कितनी वाइब्रेशन हो रही हैं, या कितने राउंड ट्रिप किए जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो साउंड वेव्स क्या हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम रिप्लेस करते हैं बाय ट्रांसवर्स वेव। तो फिर यहाँ पे वन वेव, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके बाद इसको फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मेजर किया जाता है, तो इसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट इसका हर्ट्स है। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स है, तो इट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में वो एक वेव पैदा कर रहा है कोई सोर्स। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स है, इट मीन्स कि वो 5 वेव पैदा प्रोड्यूस करता है एक सेकंड में। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आप लोग इसी पे कंफ्यूज होंगे। तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जब देखें, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साउंड की फ्रीक्वेंसी एयर में आके चेंज नहीं होगी, वो मेरे वोकल कॉर्ड्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। कोई स्पीकर है, उससे आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किसके ऊपर? वो प्योरली डिपेंडेंट है सोर्स के ऊपर। मीडियम के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। मीडियम के अंदर फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये कभी भी ऑल्टर नहीं होती। अगर आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है। आप स्पीड को सी भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, तो ओवर लेमडा। अगर स्पीड साउंड वेव्स की स्पीड इंक्रीज की जाए तो उनकी वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है, तो इनकी रेशो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। अगर स्पीड कम होगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। तो ये इन दोनों की रेशो है। तो लिहाजा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। ये मोस्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? तो ये मोस्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी को कि एक सेकंड में कितनी वेव्स हैं। लेट्स सपोज अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम क्या है? यहाँ तक टाइम जो है वो, यहाँ तक ले लें टाइम, जस्ट यहाँ तक, ये वन ओसिलेशन है। तो टाइम क्या है? 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस? एक वेव कहलाती है एक क्रस्ट और एक ट्रफ। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वन वेव है। तो ये देखें कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रही है? 1 सेकंड में। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? 1 हर्ट्ज। तो हम जब भी आपको डायग्राम देखनी हो तो ये देखें एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है। अगर मैं यहाँ पे एक और वेव बना दूँ, ये देखें, एक वेव, अगेन ये देखें, इसमें 2 वेव्स बन गई हैं। तो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हर्ट्ज हो जाएगी, क्योंकि एक सेकंड में कितनी वेव्स जनरेट हो रही हैं? 2। तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स कोई सोर्स प्रोड्यूस करता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और ये सोर्स डिपेंडेंट होती है, मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है? अगर आप लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको पता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनती है। तो आप क्या बोल सकते हैं? एक कंप्रेशन प्लस एक रेयरफैक्शन, उसको क्या बोलते हैं? एक वेव बोलेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन।
दो कंप्रेशन टू कंप्रेशन जो डिस्टेंस है वो क्या है, वन वेवलेंथ है। रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन डिस्टेंस क्या है हमारे पास, उसे क्या बोलते हैं, वन वेवलेंथ। या फिर अगर ट्रांसवर्स वेव, यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ, ये ट्रफ और ये ट्रफ, दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको वन वेवलेंथ बोलते हैं। इसी तरह इसकी एक और डेफिनेशन भी बनेगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ, ये देखें पहले एक ट्रफ ये, इसके बाद आने वाला कंजेक्टिव ट्रफ ये है, तो इन दोनों के दरमियान में भी डिस्टेंस क्या है, वन वेवलेंथ। इसकी एक और भी डेफिनेशन है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे वन वेव कंप्लीट हो रही है, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस अंडर वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ। ये देखो यहाँ पे वन क्रस्ट, यहाँ से वन ट्रफ, इन दोनों के अंडर जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, वन वेवलेंथ। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस वन वेवलेंथ, या ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस भी क्या है, वन वेवलेंथ। इसी तरह कंप्रेशन टू कंप्रेशन वन वेवलेंथ, रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन वन वेवलेंथ, या वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है, वन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को शो किया जाता है बाय लैम्डा, इसका सिंबल जो है वो लैम्डा यूज किया जाता है। तो वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ वेव्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, एक वेव तो ये प्लॉट की हुई है, अगर आप लोग दूसरी साइड पे देखें, ये देखें, इसकी वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ये इसकी वेवलेंथ क्या हो चुकी है, रिड्यूस। अब ये वाला डिस्टेंस लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो अब इसका जो डिस्टेंस बनेगा, आप क्रस्ट टू क्रस्ट ये वाला ले लें, लेट्स सपोज ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ज़्यादा है। इट में इसका मीनिंग ये है कि ये 1 सेकंड में ज़्यादा वेव्स आएंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और इसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम, और जिस वेवलेंथ की वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम होती है। तो ये इनमें इनवर्स रिलेशन है, ये भी आपने याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, से भी अगर आप लोग देखें तो उससे भी ये पता चल जाता है। तो नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। तो जैसा कि साउंड वेव्स जो हैं ये भी वेव्स हैं, तो बाकी तमाम वेव्स की तरह जो वेव फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये उसको ओबे करती हैं। तो हम यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड की डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में एक सेकंड में कोई वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है या डिस्प्लेसमेंट करती है, वो उसकी क्या है, स्पीड कहलाती है। और ये प्रोडक्ट होती है किसका, वेवलेंथ ऑफ वेव और इनटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड जो है वो प्रोडक्ट होती है किसका, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का। इसकी डेफिनेशन डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम होता है। तो ये उसी फॉर्मूला से ये आता है, इसके इक्वल होता है। और स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो मीडियम के अंदर अगर एयर में साउंड पास हो रही है तो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से जाएगी, स्टील में पास हो रही है कांस्टेंट स्पीड से, वाटर में पास हो रही है कांस्टेंट स्पीड से। मीडियम जब तक चेंज नहीं होता तब तक स्पीड चेंज नहीं होगी। तो लिहाजा जो स्पीड ऑफ साउंड है ये मीडियम डिपेंडेंट होती है और उस मीडियम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके अलावा अगर मटेरियल चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, तो इस वजह से उनमें स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है मीडियम में वो किसके इक्वल होती है, उसका फॉर्मूला ये देखें, ये स्पीड ऑफ साउंड जनरल फॉर्मूला है, क्लियर। अब मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है बी ओवर रो। यहाँ पे बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बी क्या है इसको डिटेल में आगे जाके डिस्कस करते हैं और इसको वहाँ पे डेंसिटी जो है डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। स्पीड ऑफ साउंड एंड एक्विस्टिक वेरिएबल्स, तो हम स्पीड ऑफ साउंड का एक्विस्टिक वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप भी देखते हैं। वैसे इस पे एक लेक्चर और भी बन सकता है।
कोशिश करते हैं इसी पे इसको। स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू होती है यहाँ पे स्क्वायर रूट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम से पास हो रही है ये उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बल्क मॉडुलस भी बोलते हैं। तो ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस प्रेशर होती है ओवर स्ट्रेन, इसके इक्वल होता है। और ये डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे अगर आप लोग फॉर्मूला में देखें तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये मोस्टली पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में क्यों ज़्यादा है और एयर में क्यों कम है। तो जो मीडियम जो है सॉलिड की अगर बात करें इनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। तो वो साउंड को बड़ा क्विक रेस्पॉन्स करते हैं जब साउंड उनमें एंटर होती है, और वो बड़ी जल्दी से, जो सॉलिड होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। तो क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं उनकी कम्युनिकेशन बड़ी जल्दी से हो जाती है, तो इस वजह से उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है। वो जल्दी से एक एंड से दूसरे एंड पे साउंड को पास करवा देते हैं। और जो गैसेस होती हैं उनकी उनमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है, सॉलिड्स की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होता है। इस वजह से जो सॉलिड्स हैं उनमें स्पीड ऑफ साउंड फास्ट होती है एज कंपेयर टू गैसेस एंड लिक्विड्स। तो सबसे फास्ट स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में है, उससे कम लिक्विड्स में, और सबसे कम किस में आ जाती है, गैसेस में होती है। तो इसी ये रीज़न मैंने लिख दी हुई है, आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इसके जो एक्विस्टिक वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप हैं वो भी अपलोड कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, उसकी रीज़न मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, प्लस वहाँ पे वो बहुत क्विक रेस्पॉन्स करते हैं, उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये टेबल है, और अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसी प्रिंसिपल से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मीडिया जो हैं उनमें स्पीड ऑफ साउंड दी गई है। एयर में देखें इसकी डेंसिटी क्या है, 1.2 है, लेकिन यहाँ पे ये गैस है तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 330 मीटर पर सेकंड है। फैट सॉलिड में आती है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, लेकिन जितनी डेंसिटी इंक्रीज़ करती है उसके हिसाब से उसके कंपैरिजन में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये 9 अप्रॉक्सीमेटली चलें कह लें 923 टाइम्स इंक्रीज हुई है इससे, लेकिन इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इससे भी डबल ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज होता है, इस वजह से स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या है यहाँ पे, वो फैट में ज़्यादा है एज कंपेयर टू एयर गैसेस, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है प्लस फैट के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है। वाटर आगे लिक्विड है और उसमें 1480 टाइम्स है। उसके बाद यहाँ पे किडनी है, किडनी में स्पीड जो है 1565 है, किडनी आलमोस्ट सॉलिड में आ जाती है। उसके बाद एवरेज टिश्यू जो है वो मोस्टली सॉलिड में होता है, तो उसमें ये स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है। तो उस मसल में ये दी हुई है। और बोन देखें, बोन इन सबसे ज़्यादा हैवी सॉल्ट है, मोस्ट उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है, इस वजह से उसमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा है। आगे इनको 2 पॉइंट्स में वाइंड अप किया हुआ है, इन तमाम यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर लें। हाई कंप्रेसिबल मीडिया, तो अगर हाई कंप्रेसिबल मीडिया है जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है तो उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो लो होता है। एयर को देखें, जितनी मर्जी कंप्रेस करते रहें तो उसको आप यहाँ पे आपके पूरे रूम में, अगर ये पूरे रूम का जो वॉल्यूम है एयर का, आप चाहें तो इसे एक बैलून में बंद कर सकते हैं, हमारे पास अगर ऐसा सोर्स हो तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। इस वजह से इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, बहुत कम है। इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड इसमें क्या है, तो स्पीड लो है 330 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखें लेस कंप्रेसिबल मीडिया सच एज बोन्स, हड्डियां हमारी क्या हैं वो कंप्रेस होती ही नहीं है एज कंपेयर टू गैस, तो उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसमें स्पीड भी पिछले टेबल में देखें तो सबसे ज़्यादा है। तो जो मीडिया जितना ज़्यादा कंप्रेस होता है उतना मॉडुलस उसका लो होता है और उतनी स्पीड ऑफ साउंड लो होती है।
तो साउंड ट्रेवल ही इन रियलिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाइब्रेशनल जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस हैं एटम के अंदर, उन्हीं के थ्रू एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ट्रेवल करती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मोशन में होते हैं, तो इनमें वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन फिर बड़ी जल्दी से रैंडम में चले जाते हैं अपनी लार्ज कंप्रेसिबिलिटी की वजह से। तो इस वजह से वहाँ पे साउंड में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, इस वजह से वहाँ पे स्पीड लो है। बोन्स में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लार्ज है, इस वजह से वहाँ पे स्पीड क्या है, हाई है। उसके बाद पावर एंड इंटेंसिटी, ये दो इम्पोर्टेंट हैं। जब आप लोग अल्ट्रासाउंड के इमेज को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे इंटेंसिटी जो है, इसका रोल और इसका किन पैरामीटर से रिलेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनको आपने याद रखना है। तो सबसे पहले पावर को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, साउंड वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है, और एनर्जी को मेजर किस में किया जाता है, जॉल में। तो अब जो साउंड वेव्स हैं ये प्रोड्यूस की जाती हैं। तो अदर वर्ड्स में साउंड आपको पता है एनर्जी, तो हम ये बोल सकते हैं कोई सोर्स साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोई सोर्स कितनी साउंड एनर्जी एक सेकंड में प्रोड्यूस करता है, वो उसकी पावर कहलाती है। तो पावर क्या है, कोई सोर्स कितनी साउंड एनर्जी एक सेकंड में प्रोड्यूस करता है, वो उसकी क्या है, पावर। तो पावर इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड एनर्जी इन 1 सेकंड। जनरल पावर डिफाइन करनी है तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड बाय अ सोर्स इज कॉल्ड इट्स पावर। तो पावर वॉट में मेजर की जाती है, और 1 वॉट किसके इक्वल है, 1 जॉल पर सेकंड के इक्वल होता है। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, यूनिट एरिया में कितनी पावर गुजर रही है, पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या है, एक यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी पावर गुजर रही है, वो कितनी पावर पास हो रही है, वो क्या है, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का सिंबल आई है, तो ये देखें पावर का सिंबल क्या होता है, वॉट। तो पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी कहलाता है। आप ऐसे लिख लें, आई इज इक्वल टू पी ओवर ए, पावर पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या आ जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो जो पावर एंड इंटेंसिटी एसोसिएटेड विद द वेव इंक्रीजेज विद द प्रेशर एम्पलीट्यूड। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फिर इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और उसकी जो पावर है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये दो रिलेशनशिप आपने याद रखने हैं। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो हमने वो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, एम्पलीट्यूड हम कंप्रेशन को रिप्लेस करके हैं क्रस्ट से। तो प्रेशर का एम्पलीट्यूड देखना है तो क्रस्ट को देख लो सिंपली, तो आपको क्या पता चल जाता है, प्रेशर कितना है वहाँ पे। तो लिहाजा जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल पावर ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी क्या है, आपको वेव की शेप से पता चल जाएगा कि वहाँ पे किसी वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी। जैसे यहाँ पे मैं एक वेव बनाता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला एम्पलीट्यूड है, ये एक वेव ये है, और दूसरी वेव मैं ये बना देता हूँ। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो ये वाला एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये। तो अब इसका प्रेशर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला किसको शो कर रहा है, प्रेशर को शो कर रहा है, क्रस्ट। तो ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो इट मीन्स इस वेव के पास पावर भी ज़्यादा है और इंटेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा है। वैसे भी आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो वैसे भी पावर के इक्वल लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो इस वजह से इसकी पावर भी क्या है, कम है। तो और इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर। पावर प्रेशर एम्पलीट्यूड की सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इंटेंसिटी जो है वो प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इनका रिलेशनशिप था। अब हम देखते हैं जो एक्विस्टिक पैरामीटर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, उनकी जस्ट यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, मोस्टली आप लोगों को आती होंगी। वैसे मेरा तो इरादा नहीं था इनको डिस्क्राइब करने का, क्योंकि ये हैं बहुत आसान, लेकिन शॉर्टली इनको डिस्कस कर देता हूँ। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। यूनिट इसका पास्कल है। तो
यहाँ पे इसका दूसरा यूनिट भी दिया हुआ है, यहाँ पे LB पर स्क्वायर इन, तो ये ब्रिटिश यूनिट है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसी से आप लोग इसका यूनिट बना सकते हैं पास्कल का, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। बाकी दूसरे यूनिट्स जो हैं ब्रिटिश सिस्टम, वो खुद याद करते जाएं आप लोग। उसके बाद डेंसिटी है, तो डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। 1 क्यूब मीटर में कितना मैस पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोला जाता है। और अगर आप इसकी मैथ लिखना चाहते हैं तो इसकी डेंसिटी का सिंबल मोस्टली रो यूज़ किया जाता है, और रो इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। तो डेंसिटी जो है दो ऑब्जेक्ट्स का मैस कंपेयर करने की एक क्वांटिटी है। और दो ऑब्जेक्ट्स का 1 क्यूब मीटर एरिया ले लें और उनमें देखें किसका मैस ज़्यादा, तो पता चल जाता है कौन हैवी है कौन लाइट है। तो इसको मेजर किया जाता है, यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगा, केजी पर क्यूबिक मीटर, और दूसरा स्मॉल यूनिट ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि किसी जगह के ऊपर कितनी हीट एनर्जी पड़ी हुई है, किसी जगह के ऊपर कितने जॉल हीट एनर्जी पड़ी हुई है, वो उसका टेम्परेचर कहलाती है। तो टेम्परेचर का यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, लेकिन ये याद रखिएगा इसका केल्विन है, इंटरनेशनल यूनिट इसका केल्विन है। इसको फ़ारेनहीट में भी मेजर किया जाता है, इसको सेल्सियस में भी किया जाता है, लेकिन केल्विन इसका ऐसा यूनिट है। तो यहाँ पे ये वैसे सारे पैरामीटर्स ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग अल्ट्रासाउंड में जो पैरामीटर्स इंफॉर्मेशन के लिए हमें यूज़ किए जाते हैं वो प्रेशर और डेंसिटी के यूज़ किए जाते हैं। तो प्रेशर और डेंसिटी से टिश्यू की थिकनेस को जांचने में या फिर रिसर्च में हेल्प मिलती है हमें। तो इस वजह से अल्ट्रासाउंड में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्विस्टिक वेरिएबल्स जो हैं वो प्रेशर और डेंसिटी हैं। उसके बाद पार्टिकल मोशन ये है, देखें साउंड वेव जब भी पास होती है तो साउंड वेव क्या करती है, मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाएगी। तो अगर टिश्यू में साउंड वेव एंटर हो रही है अल्ट्रासाउंड, तो वो क्या करेगी, टिश्यू के पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन में सेट करेगी। तो अब वो वाइब्रेशन के दौरान कितना अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, तो वो क्या है, पार्टिकल मोशन या पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसी के थ्रू टिश्यू से साउंड वेव्स जो हैं वो पास हो रही होती हैं, और इससे हमें अल्ट्रासाउंड्स की जो इमेजिंग है, इससे ह्यूमन ऑर्गन्स की या फिर अल्ट्रासाउंड की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में हेल्प आउट मिलती है। तो ये नैनो मोस्टली आपको पता है टिश्यूज़ का अपना साइज़ बहुत कम होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है टिपिकली ये नैनोमीटर्स में होता है, क्योंकि टिश्यू की थिकनेस बहुत कम होती है, तो इसी में ये साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये थे साउंड वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स थी, और यहाँ पे हमारे पास थे एक्विस्टिक वेरिएबल्स। एक्विस्टिक वेरिएबल्स साउंड वेव्स को